ओके। अच्छा, लेक्चर आज से रिकॉर्ड हुआ करेगा। वैसे पहले भी रिकॉर्ड हो रहा था, मगर पहले कुछ ऑडियोज के इश्यूज आ रहे थे, स्टूडेंट ने बताया था, तो दैट्स वाई अब से इंशाल्लाह ऑडियोज के इशू नहीं आया करेंगे। तो इसलिए बस जिसे कहते हैं हमने इस तरीके से वो किया है। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी मीटिंग को। आज जो हमारा जो क्या नाम कहते हैं टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज हमने एक्चुअल डाटा के बारे में सीखना है कि आखिर डाटा है क्या। ठीक है। अब हमारा सारा का सारा जितना भी काम होगा ना, वो डाटा के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं डाटा की, सबसे पहले बात करते हैं। अच्छा, आज ना थोड़ा सा जरा माइक ऑन करके रखे सारे, ताकि मुझे थोड़ा सा जरा पता चलता रहे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। अलीजा आपने नहीं बताना, बाकी दो बता सकते हैं। एक डाटा में और एक इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। वैसे तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डाटा ये है, इंफॉर्मेशन ये है। मगर मैं देखना चाहता हूँ कि लाइक आपको वाकई में कितना पता है कि डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। जवाब भी देना है मुझे थोड़ा सा जरा आवाज के साथ थोड़ा सा मुझे जवाब भी दिया करे, ताकि एक आइडिया हो जाया करे कि लाइक आप जिसे कहते हैं ना वो कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, 2 मिनट ठहरें जी। अच्छा जी। हमारे पास आ, अब आ रही है, अब बेहतर है आवाज मेरी। मुझे अब बताएं, अब पहले से बेहतर है आवाज के नहीं? थोड़ा सा जरा मुझे लाइक वो बता दो जरा। मुतीब आप एक काम करो, आप ना लेफ्ट करके फिर से एक दफ़ा रीज्वाइन करो, क्योंकि माइट भी पॉसिबल आपकी साइड से ही कोई वॉइस का इशू आ रहा हो। ठीक है ना, उसको एक दफ़ा कर लो, ज़रा जल्दी करो ताकि मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है। लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो। अच्छा जी। डाटा रॉ, अनप्रोसेस एंड अनऑर्गेनाइज होता है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज और प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होता है। जी ठीक है। ठीक है। डेफिनेशन वाइज तो आपकी बात, डेफिनेशन वाइज सबको पता हो। ठीक है ना, डेफिनेशन वाइज सबको पता होगा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डाटा। ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये चीजें बचपन से पता पता होंगी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को क्या कहते हैं हम? डाटा कहते हैं। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जब आप उन्हीं फैक्ट्स को, उसी चीज को थोड़ा सा जरा ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब जब आप एक सीएसवी को देखते हैं ना, तो वो आपके पास डाटा की हैसियत से ही होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। जब भी आप
डाटा को देखेंगे ना, यानी कि कोई भी सीएसवी फाइल देखेंगे, वो आपके लिए डाटा की हैसियत रखता है। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि लाइक आप उसको ना कह सको कि यार मैं इससे ये इंसाइट ड्राइव कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो याद रखना है कि डाटा और इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे बड़ा फर्क ये है कि डाटा कहते हैं किसी चीज का होना, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन कहते हैं उस चीज के होने से किसी चीज की सेंस बनाना, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। डाटा कहते हैं किसी चीज का होना, एंड इंफॉर्मेशन कहते हैं कि किसी चीज के, वो जो चीज मैं कह रहा ना, किसी चीज का होना, उस चीज के होने से जब किसी चीज की सेंस बनती है ना, तो तब आपका ये बन जाता है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो लाइक मैं आपको एक बात करता हूँ, मैं आपको दो तीन रैंडमली नंबर्स आपके सामने थ्रो आउट करता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको रैंडम थ्रो आउट नंबर किया, सपोज करें 12, 2000 और जी 02। अब आपके दिमाग में, आपके जहन में हो सकता है इसका कुछ फायदा ना हो रहा हो। याद रखना है जब भी हम डाटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये बात याद रख, ठीक है ना। जब भी हम डाटा के ऊपर कुछ परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोसेस बता रहा हूँ या ये जो मैं आपको ऑपरेशंस बता रहा हूँ, ये किसी भी टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह ही कह रहा हूँ। मेरे प्रोसेस का मतलब ये है या मेरे ऑपरेशंस का मतलब ये है कि लाइक आप इसके अंदर कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के आप नई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप इसके अंदर जो कहते हैं ना, कोई मैथमेटिकली कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या और कुछ ना कुछ ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करके आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन निकालने के दो तरीके बता दिए। एक तरीका ये है कि आप डाटा के अंदर कुछ ऑपरेशंस करो तो वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे दे। दूसरा तरीका ये है कि आप उस डाटा के अंदर मजीद इंफॉर्मेशन, कोई आउटसोर्सेज इंफॉर्मेशन लेकर आओ, तो तब भी वो आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे देगा। अब सपोज करें भी मैंने आपको एक रैंडम नंबर्स बताए कि जी 02, 21, 2000। अब ये आपके लिए डाटा है, इसका कोई मकसद नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ एक डाटा था। अब मैं आपको कहता हूँ मेरी बर्थ डेट, अब ये इंफॉर्मेशन थी, ठीक है ना। अभी मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, मेरी बर्थ डेट, सेंस बना रहा है ना ये चीज। और अब मेरी बर्थ डेट और उस डाटा को रिपीट करो जो मैंने आपको कहा। मैंने आपको कहा 02, 21, 2000, यानी कि 21 फरवरी 2000 को मेरी जो कहते हैं ना वो है, क्या नाम कहते हैं, लाइक मैं बॉर्न हुआ था, ठीक है। तो देखा आपने कि कैसे एक इंफॉर्मेशन को डाटा के अंदर ऐड करने से एक नई इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है। तो ये अब एक जिसे कहते हैं ना एक चीजें हैं। अब लाइक हो सकता है कि मैं आपको रैंडम नंबर थ्रो आउट कर दूं 2, 5, 10, ठीक है ना। अब 2, 5, 10 क्या है, अब इसके ऊपर मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ कि यार 2 + 5 + 10 कितना होता है। आपका ये तकरीबन बन जाएगा 5, 6, 7, 17 बन जाता है, ठीक है ना। आपको एक नई इंफॉर्मेशन जनरेट हो गई कि यार ये चीजें प्लस की है, तो ये एक नई चीज बन के आ गई है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि आपकी जो डाटा होती है ना, उससे इंफॉर्मेशन ड्राइव की जा सकती है थ्रू ऑपरेशंस और थ्रू एडिंग सम अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर अदर टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखी। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें बात पता चल गई, मजीद आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं डाटा की टाइप्स के ऊपर, ठीक है ना। डाटा की कितनी टाइप्स है हम उसको देखते हैं। अच्छा, डाटा की टाइप्स देखने से पहले ना हमें एक चीज को नोट डाउन करना है। हमें वो ये चीज नोट डाउन करनी है कि हमारे पास जो वो होता है स्टेटिस्टिक्स, उसके अंदर मैंने आपको ना लाइक पिछली क्लास में कुछ चीज़ें बतानी थी, मगर मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टैट्स नहीं आती, ठीक है ना। और स्टेटिस्टिक्स के मीनिंग भी नहीं पता कि यार ये इसका मतलब क्या है और लाइक इसका क्या फ़ायदा होगा और क्या वगैरह वगैरह नुकसान है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा ना स्टेटिस्टिक्स आज बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इस चीज़ को नोट करना डाउन करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताएं कि स्टेटिस्टिक्स कितने टाइप्स की होती है। सिर्फ मैं कितने टाइप्स पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कौन कौन सी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि कितने टाइप्स की होती है, 1, 2, 3, 4, 10, 12, 100, 200,
लाइक कितने टाइप्स की स्टैट्स होती है? वह एक नंबर जल्दी से बता दो मुझे। दो टाइप की? कौन कौन सी दो टाइप होती है? मैं बताता हूँ, आप लोगों ने ये बताते हुए भी शाम कर देनी है। हमारे पास दो टाइप की स्टैट्स होती है, ठीक है ना। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, और एक को हम कहते हैं इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है ना। इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव होती है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है ना, उसको आप एक्सप्लोर करो, उसके अंदर चीजें देखो, उसके अंदर जो जो भी आपको इनसाइट्स मिलते हैं उसको निकालो। दिस इज डिस्क्रिप्टिव, जिसे कहते हैं ना स्टेटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिस तरह मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, वेरिएंस, ठीक है ना, रेंज, और इस टाइप की बहुत सारी इसके अंदर ऑपरेशन आ जाती हैं, ठीक है ना। ये जब आप स्टैट्स पढ़ रहे होगे तो आप वहां से सीख ही लोगे। मगर कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको पर्सनली खुद बताना चाहता हूँ कि यार, टीचर ने आपको मैथमेटिकली पढ़ाएंगे। टीचर आपको बता देंगे कि जी मीन क्या होता है, 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 को प्लस करो और ये जितने भी टोटल नंबर है उनके उनके नीचे से डिवाइड कर दो और आपको मीन निकल आएगा। मैथमेटिकली तो आपको पता चल गया ये क्या काम कर रहा है। मगर रियल वर्ल्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों यूज हो रहा है, किस लिए हम यूज करते हैं इसे, ये नहीं पता। तो थोड़ा सा लाइक मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि लाइक यार, ये मीन, मीडियन, मोड जो है आखिर किस काम आते हैं, लाइक इनका काम क्या है, ये इन द स्टेटिस्टिक्स लाइन क्या करते हैं। अब याद रखना आपने, आप क्योंकि अगर डाटा साइंटिस्ट है ना, तो आपको मशीन लर्निंग के लिए भी और डाटा एनालिटिक्स के लिए भी स्टैट्स बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपको स्टैट्स नहीं आती, और स्टैट्स आने से मुराद मेरा फार्मूला याद रखना नहीं है, मैं वो टीचर नहीं हूँ जो फार्मूला के बेस के ऊपर बच्चों को जज करता है। उस यानी कि उस कॉन्सेप्ट का ना आखिर वजह क्या है, लाइक ये क्यों मीन क्यों यूज करते हैं, मीडियन क्यों यूज करते हैं, और इस टाइप की चीजें क्यों यूज करते हैं। असल रीजन आपको पता होनी चाहिए कि लाइक स्टैट्स के अंदर अगर मैं किसी चीज के अंदर मीन ले रहा हूँ तो वो मीन क्यों ले रहा हूँ, वेरिएंस का क्या काम है, वेरिएंस का मतलब क्या है आखिर, ठीक है ना। आपको ये तो कोई भी वैसे टीचर बताता ही नहीं है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि सेल्फ लर्निंग कर लो। सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट। खैर, इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको बताता चलता हूँ कि लाइक क्यों होता है और क्या होता है। अच्छा, अभी मैंने आपके सामने दो चीजें रखी हैं, 2 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली जरा मुझे बता दें। ओके, डन है। डन हो गया। अच्छा, ये देखें जी, मैंने आपको बताया है कि जब हम बात करते हैं उसकी स्टैट्स की, तो स्टैट्स के अंदर हमारे पास ना दो चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, और एक को हम कहते हैं इन्फ्रेंशियल, ठीक है। इसको मैं ऊपर करके तो यहाँ पर, एक आपकी होगी डिस्क्रिप्टिव और एक आपकी होगी इन्फ्रेंशियल। यहाँ पर मैं जरा आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये आगे हमारे पास स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर हमारे पास दो चीजें आ गई, एक आ गई डिस्क्रिप्टिव और एक आपकी आ गई इन्फ्रेंशियल। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या, अच्छा याद रखना, आज जो मैं जो भी पढ़ाता जा रहा हूँ ना, इसके नोट्स ले लेना, ठीक है ना। लाइक जिसे कहते हैं ना, लाइक जिस तरह मैं ड्रॉ करके चीजें दिखा रहा हूँ, इसको अगर ड्राइंग के साथ ही याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं क्योंकि टाइम की भी किल्लत की वजह से, और जरा क्योंकि मैं माउस पैड के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो उसकी भी किल्लत की वजह से मैं लिख नहीं सकता। आप पूरा पूरा ही लिखें, आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपका ये लेक्चर पहली दफा है। याद रखना, पहली दफा अगर आप लेक्चर लो ना, आपको चीजें याद रहती हैं। जैसे आप लेक्चर खत्म करके 2 मिनट 3 मिनट घंटा बैठोगे ना, उसके बाद फिर देखोगे इसे तो भूल जाएगा। तो काइंडली पूरा पूरा ही नोट कर लेना। तो ये आपका है डिस्क्रिप्टिव, और ये आपकी है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव में हम क्या कर रहे होते हैं,
हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो डाटा है वो क्या कह रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके अंदर हम किस किस तरीके से काम कर सकते हैं, लाइक इस टाइप की कुछ इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, गेन कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, सपोज करें कि हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस आते हैं जिनको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं मीन, ठीक है ना, एक हो गया मीन। एक हो जाए है आपका मीडियन, ठीक है ना, मीडियन। एक होता है आपका मोड, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है रेंज, ठीक है, रेंज। फिर आपका आ जाता है वेरिएंस, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब जब आप इन्फ्रेंशियल की बात करो तो इन्फ्रेंशियल में अंदर आपके ज्यादातर ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है ना, इन्फ्रेंशियल के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव का तो मैंने बता दिया ना, कि आप डाटा के अंदर की प्रॉपर्टीज को देख रहे होते हो कि डाटा है कैसा, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। ये भी अभी आपको बताता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन से क्या, लाइक क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं और क्यों जरूरी है ये, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि क्या नाम कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपका ये बता रहा होता है कि यार डाटा है क्या, डाटा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, लाइक जो आपके पास जितनी भी चीजें हैं ना जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो सारा का सारा आ जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स के अंदर। इन्फ्रेंशियल के अंदर क्या आता है, जब आपने इस डाटा की बेस के ऊपर आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, देन आप क्या कर रहे होगे, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स लगा रहे होगे, ठीक है ना। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के अंदर सारी की सारी मशीन लर्निंग के जो आपके मॉडल्स आते हैं वो आपके यूज हो रहे होंगे आपके यहाँ पर। खैर ये तो इसी का पार्ट है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन वगैरह इस टाइप की चीजें, ठीक है ना, ये आप इंशाल्लाह आगे मशीन लर्निंग में पढ़ रहे होगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी कुछ चीजें जो कि आप एडवांस स्टैट्स में पढ़ेंगे, जो कि होगी एस्टिमेशन, जो कि हमें तो नहीं पढ़ाई गई, अल्लाह करके आपको पढ़ाई जाए, ठीक है ना, एस्टिमेशन, ठीक है ना। फिर इसके अलावा आपको काई स्केयर, ठीक है ना, काई स्केयर पढ़ाया जाएगा, ये क्या होता है, ये इसको यूज क्यों करते हैं, क्या चीजें होती हैं, ए बी टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है ना, ये भी इंशाल्लाह एडवांस स्टैट्स की सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर एक और चीज होती है यार, मुझे उसका नाम भूल गया, एक और टेस्ट होता है काई स्केयर के अलावा, एक टेस्ट होता है वो मैं भूल गया हूँ। वो इंशाल्लाह आपको मुझे जैसे जेन में आता है वो इंशाल्लाह बताता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना मीन मीडियन मोड के बारे में बताता हूँ। ये तो तीन चीजों की कैटेगरी है ना, हम जब भी सेंट्रल टेंडेंसी ढूंढने की बात करते हैं ना तब हम यूज कर रहे होंगे मीन मीडियन मोड। अब व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, जब हम कहते हैं ना बीच वाली बात, बीच की बात करना, तो उस वो हम कह रहे होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। जब भी हम किसी बीच की चीज को ढूंढने की बात करते हैं ना तो वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के तीन तरीके हैं, मीन मीडियन और मोड, ठीक है ना। इसी तरीके से जब भी हमने आपकी डाटा की वेरिएशन देखनी है ना, डाटा की वेरिएशन, तब हम ये तीन मेथड यूज करते हैं। अब व्हाट इज वेरिएशन, अच्छा, मीन बताता है कि सॉरी, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना ये बताती है कि एक चीज कितनी सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना। अब ये जो बार बार मैं सेंट्रलाइज्ड बात कर रहा हूँ ना, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो फिर आपको समझ आएगा, ठीक है ना। और आपकी ये जो वेरिएशन है ना ये बताती है कि आपका डाटा कितना स्प्रेड है, कितना फार अपार्ट है, ठीक है ना। अब ज्यादा आपको सस्पेंस में नहीं डालता, मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सीधा ले जाता हूँ। हमारे पास तीन टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, ठीक है ना। मेजरली वैसे दो होती हैं, उनको आगे मजीद जिसे कहते हैं ना वो किया जाता है। एक को हम कहते हैं स्क्यूड, SKEWED, ठीक है ना। और अब एक को हम कहते हैं अनस्क्यूड, ठीक है ना, ये आगे लिख लेना, ठीक है ना। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है दो टाइप की, स्क्यूड और अनस्क्यूड, ठीक है ना। स्क्यूड के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डाटा होता है ना, ये देखो, ये हमारा जो डाटा है ना इसका सेंटर यूं बन रहा होता है, ठीक है, ये होता है हमारा स्क्यूड। जो हमारा अनस्क्यूड डाटा होता है उसके अंदर हमारा डाटा या तो राइट स्क्यूड होता है, ठीक है ना, सॉरी जरा गलत सा बन गया ये, मैं थोड़ा सा फिर से नीट एंड क्लीन करके बनाता हूँ।
हमारा जो डाटा होता है ना, वो अनस्क्यूड या तो राइट की तरफ होता है या तो लेफ्ट की तरफ होता है। ठीक है ना। ये मैंने आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश की है, इसको कोई पहाड़ ना समझ लेना कि मैंने कोई पहाड़ वगैरह बनाया है, ये पहाड़ नहीं है, ये ग्राफ बनाया है मैंने असल में। ठीक है ना। इंशाल्लाह ये हम उसके अंदर मेट्रोलिब और सीबोन के अंदर सीखेंगे ये क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से काम करती है। ठीक है ना। तो ये जो आपका है ना, इसको हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या फिर हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर राइट स्क्यूड ग्राफ कहते हैं, या और इसको हम लेफ्ट स्क्यूड या फिर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं। ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब जब मैं बात करूं ना सेंट्रल टेंडेंसी की, ये है आपकी सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो बीच का एरिया है ना, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि जब भी आपने कोई बीच की चीजें ढूंढनी है ना, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी से होगा। अब ये वेरिएंस क्या है? वेरिएंस बताती है कि आपका डाटा का स्प्रेड छोटा है, ठीक है, या फिर आपके डाटा का स्प्रेड बड़ा है। ठीक है। सपोज करें ये आपका थोड़ा सा मैं क्लीन करके बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज करें कि ये आपका डाटा है, तो आपका जो डाटा है उसका स्प्रेड यूं छोटा सा है, या फिर आपके डाटा का जो स्प्रेड है वो यूं ज्यादा है। ठीक है ना। ये बताएगी आपकी वेरिएशन। और सेंट्रल टेंडेंसी आपकी बताएगी कि आपका डाटा कितना ज्यादा बीच के अंदर है। ठीक है ना। यानी कि ये देख रहे हो ना, ये तो लेफ्ट स्क्यूड है ना, हमने थोड़ा सा इसको खींच के ना इधर की तरफ लाना है ताकि ये स्क्यूड हो जाए। तो इसी के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ रही है? लाइक किसी को इशू तो नहीं हुआ यहाँ तक? मुझे हाँ ना कर दिया करें। आपको तो क्लियर ही हो ना, बाकियों को पूछ रहा हूँ। डन। अच्छा जी, कहाँ से रिपीट कर दूं? भाई तू लड़की नहीं है, माइक खोल ले भाई। अच्छा जी, मैं फिर से आपको समझाता हूँ यार, ये लेफ्ट और राइट स्क्यूड वाला याद रखना है कि जब भी आप सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम चीजों को बीच के अंदर से देख रहे होते हैं कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कितनी बीच के अंदर है। ठीक है ना। अब जो आप लेफ्ट स्क्यूड की बात करो, तो देखो मिडिल पॉइंट तो यहीं पे बनता है ना, चाहे जो मर्जी कर लो, मिडिल पॉइंट तो यही बनता है। मगर डाटा के लिहाज से आपका मीन यहाँ पर बन रहा है। ये चीज को याद रखना है। मिडल पॉइंट यहाँ पर बनता है मगर आपका डाटा का मीन यहाँ पर बनेगा। समझे ना, समझना इस बात को, और इस बात को मैं एक मिसाल से भी समझाता हूँ। ठीक है ना। हमें कुछ ऐसा करना होता है कि इस डाटा को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। अब इस डाटा को शिफ्ट करना जरूरी क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे एक बात बताएं, सारी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक एक सेमेस्टर सबका गुजर गया हुआ, तो आपको ग्रेडिंग का भी हिसाब हो गया होगा। सपोज करें क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। ठीक है ना। क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों में से सपोज करते हैं कि 2 बच्चे फेल हो गए। ठीक है ना। उसी क्लास के अंदर से सपोज करें कि 3 बच्चे हैं जो कि टॉपर बन गए। ठीक है ना। और बाकी जितनी भी रेस्ट ऑफ द क्लास है ना, उन्होंने लाइक नॉर्मल नंबर्स लिए। ठीक है ना। सपोज करें कि इन 2 लड़कों के ये 2 लड़के या 2 लड़कियां थी जिनके मार्क्स सपोज करें 50 से कम है। ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूँ, इनके मार्क्स 50 से कम है। ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉपर्स है इनके मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा है। और ये जो बीच की अब लाइन रह गई है ना, ये जो बीच के कितने रह गए, 5 लोग रह गए। ये जो बीच के 5 लोग हैं ना, इन्होंने तकरीबन कह लो कि नंबर्स लिए फ्रॉम रेंजिंग टू 50 से लेकर आगे 80 तक। ठीक है। तो इस जरा डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन देखना, इसकी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी।
क्या आपके ख्याल में इस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी नहीं होगी, इस तरह करके कुछ, कि देखो जो आपकी 50 से लेकर 80 की रेंज वाले लोग हैं वो यहाँ पर लाया करेंगे, ठीक है ना, और आपके कुछ टॉपर्स होंगे जो कि यहाँ पर लाया करेंगे, और आपके कुछ फेलियर्स होंगे जो यहाँ इस रीजन में लाया करेंगे, ठीक है ना, और टॉपर्स इस रीजन में लाया करेंगे। क्या हो कि पूरी क्लास ही टॉपर बन जाए, तो आपका कौन सा स्क्यूड बनेगा, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, या फिर ये टोटली स्क्यूड, जो कि कह लो कि आपका ये होता है इक्वल स्क्यूड जिसे हम कहते हैं। जरा जल्दी से बताएं। अगर आपकी पूरी क्लास टॉप कर ले, सारी की सारी क्लास, या चलो 10 की क्लास है ना, तो 9 बच्चे टॉप कर ले और एक बच्चा फेल फेल हो जाए, ठीक है ना, तो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, या फिर मिडल स्क्यूड, या जिसको हम इक्वल स्क्यूड स्क्यूड भी कहते हैं। बता दो भाई, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा वैसे मैंने। अच्छा, मैं आपको एक चीज कहूंगा, जवाब ना जल्दी दिया करें, चाहे आता हो या ना आता हो, इधर कोई आपकी ना बेइज्जती करेगा, ना कोई आपको जज करेगा, और ना कोई आपकी कोई इधर वो करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना। हर किसी ने अपना अपना पढ़ना है। जब आप लेट जवाब देते हैं ना, या जवाब नहीं देते, तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एटलीस्ट जवाब दोगे ना, तो एटलीस्ट उसको मैं फौरी तौर पर आपको ठीक कर सकूंगा, ठीक है। अभी भी कोई नहीं बता रहा, ओ भाई इतना आसान सवाल है। मैं ही जवाब दे देता हूँ। देखो, अगर मैं इस कुछ इस तरह करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अगर टॉपर बन रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके ख्याल में कुछ यूं करके ग्राफ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लाइक सपोज करें नीचे नंबर्स आएंगे 0 से लेकर 100 तक के, ठीक है ना, तो आपके ख्याल में जब सारे टॉप कर रहे हैं और एक बच्चा फेल हो रहा है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ नहीं आ रहा होगा, तो ये किस तरह का लग रहा है आपको, इस तरह का लग रहा है ना। और सपोज करें अगर पूरी क्लास फेल हो रही हो, तो फिर तो आपका ये वाला ग्राफ, सॉरी, आपका कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। सिंपल है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे एक सवाल आता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों जरूरी है, लाइक इस यानी कि कह लो कि स्क्यू के अंदर लाना क्यों जरूरी है, इक्वल स्क्यू के अंदर लाना क्यों जरूरी है। मुझे पता आप लोग जवाब देंगे नहीं, तो मैं खुद ही जवाब देता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी पूरी क्लास टॉपर बन रही हो, या कभी आपने ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है कि पूरी क्लास फेल हो रही हो। तो चलो रियल वर्ल्ड के अंदर भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। क्या आपने दुनिया में ऐसा देखा कभी कि सारे लोग अमीर हैं और कोई गरीब नहीं है, या बहुत कम गरीब है। नहीं। क्या आपने जिंदगी में ऐसा देखा है कि सारे ही गरीब हैं, बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल है आपकी। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं यूजुअली, ठीक है ना। तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, ठीक है ना। क्या आपकी दुनिया के अंदर हर रेंज के हर टाइप के बंदे हैं। अगर आप एक साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल देते हो, लाइक आप राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड कर देते हो ना, तो वहां पर इशू आपको सबसे बड़ा ये आएगा कि आपकी जो नेचर है ना, नेचर वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना। यहीं से कंटिन्यू करते वापस। हैं अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। 2 मिनट में अपनी स्क्रीन तो शेयर ही करना भूल गया। अच्छा जी, चले हम अब चलते हैं। हाँ देखो,
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर खराबी पैदा करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन के खराब होने से क्या होगा, आपका नेचर गड़बड़ कर जाएगी, आपकी नेचर के अंदर तब्दीली आ जाएगी। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि जहरी सी बात है, आपकी जो नेचर, दुनिया में कोई भी चीज देख लो, दुनिया में कोई भी चीज देख लो, वहां पर आपको जो स्क्यूनेस होगी ना, वो ये इक्वली स्क्यूड आपको चीजें नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी काम ये होता है कि हमने इसको क्या करना है। राइट स्क्यूड है तो उसको लेफ्ट स्क्यूड कर दें, ठीक है ना, यानी कि उसको शिफ्ट कर दें उसका मीन का सेंटर। और अगर वो लेफ्ट स्क्यूड है तो उसको राइट की तरफ थोड़ा सा, जिसे कहता है ना, हम ले जाएं। ठीक है ना। अच्छा जी। अब मैं बात के ऊपर आता हूँ कि ये जो मैंने आपको इतनी कहानी सुनाई थी मीन मीडियन मोड की, रेंज वेरिएशन डेविएशन की, ये क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं थोड़ा सा जरा इसको और क्लियर कर लूँ। बल्कि ना मैं एक इंटरनेट से तस्वीर उठा लेती हूँ यार, ज्यादा आसान रहेगी आपके लिए। ठीक है, बल्कि ये वैसे ज्यादा बेहतर है आपको एक विजुअल वो देने के लिए, मगर चलो ये उठा लेते हैं। अच्छा जी। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ मीन मीडियन मोड। ठीक है ना, मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आपकी आ जाती है, इस जगह को हम कहते हैं, ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है ना। ये जो आपका एरिया है ना, बल्कि खाली इस एरिया या इस लाइन को नहीं, आप पूरी की पूरी इस लाइन को कह सकते हो कि ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है। यानी कि जहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यूज लाई कर रही होंगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, सेंट्रल टेंडेंसी बन जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है, आपने यूजुअली मैथमेटिक्स में पढ़ा। वन, सपोज करिए तीन नंबर है, 1 3 5 की। ठीक है ना। आप क्या करते हैं, 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ आपके पास ऑकरेंस है, 1 2 3 टोटल नंबर है ना, तो आपने 3 के साथ डिवाइड कर लिया, जब जो भी अब आपका आंसर आएगा वो आपका मीन होगा। ठीक है। अब ये मीन बता क्या रहा है, मीन आपका बता ये रहा है कि ज्यादातर चीजें जो है वो कहाँ लाया करती हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या यहां से आपको पता चल रहा है कि ज्यादातर चीजें लाया कहाँ करती हैं? अब यार एक तो आप जवाब भी नहीं देते, मैं खुद ही जवाब देना पड़ेगा मुझे। यहां से तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा चीजें ज्यादातर कहाँ लाई करती है। जरा इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या आता है। 1 + 3 + 5, देखो कि ये आंसर आएगा आपका 5 6 7, 2 मिनट, 5 6 7 8 9। 9 डिवाइड बाय 3 क्या बनता है आपका? 9 डिवाइड बाय 3 आपका बनता है तकरीबन, यार मुझे खुद भूल गया वैसे। अगर 2 बनता है 2। 2 बनता है, सॉरी। ठीक हो गया। अगर 3 बनता 10 है हो गया। यार। ठीक है, 2 बनता है। आपको यहाँ पर तो यार अगर 3 वैल्यू बनता 2 है। लाई भी नहीं करती। ओ सॉरी भाई, ये लो 3 बनता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये चीज बताता चलो, क्या यही हमारी सेंट्रल टेंडेंसी थी, यानी कि सेंटर वाली चीज आपको आ गई? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही आएगा, या बिल्कुल सेंटर वाली ही वैल्यू आएगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। मगर मीन आपको बताने की यही चीज कोशिश कर रहा है कि यार आपकी सेंट्रल टेंडेंसी कहाँ पर है। अच्छा, मैं थोड़े से वैल्यूज को चेंज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ 1 + 2 + 5 करता हूँ। ठीक है, अब जरा करते हैं। ये आपका बनेगा 5 6 7 8। 8 डिवाइड बाय 3 देखो कितना बनता है। मुझे ना साथ कैलकुलेटर भी रखना पड़ेगा यार। अगर फ्लोट में आएगा 2.9 या 8 समथिंग बनेगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 आप करोगे तो ये, सॉरी, 8 डिवाइड बाय 3 करना था, तो ये आपका 2.6 कुछ करके आ रहा है। 2.6। तो अगर आप अभी भी गौर करो तो आपका ये सेंटर के पास पास ही है। ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये बता रही है। मीन उसका एक तरीका है कैलकुलेट करने का। ठीक है ना। अच्छा, मीन अब कब यूज करते हैं, यानी कि कब हमें यूज करना चाहिए मीन? मीन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ना ज्यादा ऑकरेंस में एक जैसे लोग हों।
ठीक है। लाइक अब जरा देखो, यहां से तो वैसे हमें नहीं पता चल रहा था ना कि ज्यादातर ऑकरेंस किस चीज की है, क्योंकि देखो ना, एक वन अलग है, एक टू अलग है, एक पांच अलग है। अब जरा यहां पर देखना, इसको करके देखते हैं। वन प्लस, एक बंदा उसका टू है, एक बंदा उसका थ्री है, एक बंदा उसका 2.4 है, एक बंदा उसका 2.5 है, एक बंदा है उसका जी तकरीबन टू है, और एक बंदा उसका जी एट है। ठीक है ना। अब कितने नंबर टोटल हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात के ऊपर डिवाइड करते हैं इसको, जरा आंसर निकालो क्या आता है। मुझे 2 मिनट कैलकुलेट करने दो। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस 2.4 प्लस 2.5 प्लस टू प्लस एट। ठीक है ना। ये तकरीबन कोई 20.9 करके आ रहा है। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा सेवन के साथ, तो ये 2.9 करके दिखा रहा है मुझे कुछ। ठीक है ना। 2.9 करके दिखा रहा है। अब आप अगर गौर करें तो ज्यादातर जो वैल्यूज थी वो किस डिजिट के अराउंड थी? तो गौर करो, वो डिजिट था आपका टू। ठीक है ना। तो याद रखना है, मीन हम तब यूज करते हैं जब आपने नंबर ऑफ ऑकरेंस देखनी होती है कि यार किस चीज की ज्यादा ऑकरेंस है। लाइक इसकी तो रियल लाइफ मिसाल आपके सामने ही होती है कि जब आपने अपनी ही क्लास में ये देखना होता है कि लाइक, हाँ कह सकते हो आप एज अ लेवल। ठीक है ना। जब आपने अपनी क्लास में देखना होता है कि यार हमारी आस पास की क्लास में यानी कि एवरेज क्या बननी है, आपने अक्सर नाम लाइक सुना भी होगा कि यार क्लास ज्यादातर बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, उसको एवरेज ही कहते हैं। ठीक है ना। बस आप ये देखना चाह रहे होते हो कि आपका थ्रेश होल्ड कहाँ पर जा रहा है, आपको यहाँ से ऊपर जाने के लिए कितने नंबर चाहिए और आपको यहाँ से नीचे आने के लिए कितना लेवल चाहिए। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी। यार ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बाहर कोई नहीं बताएगा, तो तारीफ तो बनती है खैर मेरी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम मीडियन की बात करते हैं। मीडियन भी आपको बीच की ही वैल्यू दिखा रहा होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मीडियन में ना और मीन के अंदर फर्क क्या है? मीडियन के अंदर फर्क ये है कि आपने अब यहाँ पर ना थोड़ा सा जरा चीजों को जो कहते हैं ना, इस पर्सपेक्टिव से देखना होता है कि पहले अपनी चीजों को अरेंज करना है और फिर उसको उसकी वैल्यू वो करनी है। ठीक है ना। सपोज करें कि आपको मैं पांच वैल्यू देता हूँ, मैं कहता हूँ वन, फोर, टू, थ्री और जी एट। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है? मोड वैसे कहते हैं बीच की वैल्यू को, ये तो डायरेक्ट एब्सोल्यूट बीच की वैल्यू होती है। यहाँ पर तो हम ज्यादातर ऑकरेंस देख रहे होते हैं ना कि कितने नंबर ऑफ ऑकरेंस सेम है। यहाँ पर हम सेम ऑकरेंस ही देख रहे होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट देख रहे होते हैं कि बीच की वैल्यू क्या है। तो मुझे बताएं यहाँ पर क्या बीच की वैल्यू होगी, जल्दी से बताएं। प्लीज टाइप करके जल्दी से बता दें, मुंह से नहीं बताना तो। अच्छा, टू है यहाँ पे तो। टू है। सारे अपना अपना बताएं। आप दोनों भी बता दें, अलीजा और आमना। यहाँ पर जो मिडल वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? टू होगी या कोई और होगी? टू है। आमना आप? टू है। अच्छा मायरा, ठीक है, टू है। आमना आप बताएं। आमना टू है। अलीजा स्टैट्स पढ़ के बड़ा गर्क ही कर रही है वैसे। ये आपकी थ्री है। अब आप पूछो क्यों। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको पता, आपको शायद पता हो या ना पता हो, जिन लोगों ने नहीं स्टैट्स पढ़ी होगी उनको नहीं पता होगा ऑब्वियसली, कि आपको मीडियन कैलकुलेट करते वक्त पहले वैल्यूज को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अरेंज करने से मुराद यह है कि पहले आप जित जो स्मॉल लेटर्स होंगे वो पहले आएंगे, वन, टू, थ्री, फिर फोर और फिर एट, और फिर आप जाके मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना। तो इसकी मिडिल वैल्यू थ्री होगी। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो टॉप किया था भाई। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो टॉप किया था। मेरे पास अभी भी नंबर पड़े हैं। बल्कि
पूरी क्लास में उस टोटल उतने नंबर नहीं थे जितने मेरे फाइनल में नंबर थे। अब ऐसी बातें भी ना करो भाई। ठीक हो गया भाई। ठीक हो गया। अच्छा जी। नहीं नीचे से तो नहीं खैर, मगर ठीक है। अच्छा, क्या नाम कहते हैं, अब ये देखो यहाँ पर। अच्छा, अब मीन और मीडियन के अंदर फर्क क्या है? मीन और मीडियन के अंदर सबसे बड़ा फर्क ये है कि मीडियन के अंदर ना हम एब्सोल्यूट मिडल वैल्यू बताते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे होंगे कि ज्यादातर किस चीज के ओकरेंस। अब सपोज करें कि आपकी ज्यादातर, अच्छा, अगर हम बात करना, अच्छा कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेते हैं। सपोज करें मैं एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ 1 2 2 3 का, ठीक है ना। और मैं एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ 1 3 2 4 2 3 का, ठीक है ना। ये मैंने बड़ा एक मुख्तलिफ सा कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पहले अरेंज कर लेता हूँ, तो ये बनेगा 1 2 2 3 3 और 4, ठीक है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पर गौर करो जरा, तो मिडिल वैल्यू कौन सी बनेगी आपकी? 2 बनेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करो ना, तो आपकी आइड साइड की भी वैल्यू 2 ही है, ठीक है ना। तो क्या हम ये ड्राइव कर सकते हैं इस चीज से कि यार, अगर आपकी आसपास की वैल्यू सेम भी हो तब भी आपकी मिडिल वैल्यू सेम रहती है? क्योंकि मीन में तो ये होता है ना, देखो मीन में तो ये होता है, मगर क्या ये मीडियन में भी होता है? जरा इस चीज को देखने के लिए मैंने आपको ये वाला एक सिनेरियो भी दिया, ठीक है ना। इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी जरा देखो। इसकी मिडिल वैल्यू बनती है तकरीबन आपकी कुछ ये बीच में करके। आप क्या कर रहे होगे, आपकी जो मिडिल वैल्यू, सपोज करें कि अगर आपके पास इवन नंबर आ गए हैं, तो इवन नंबर के केस के अंदर आप क्या करते हो, जो मिडिल टू वैल्यूज होती है ना, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हो 2 के ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपको इसका भी एक मिडिल वैल्यू देते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर यार एक ना एक्स्ट्रा वैल्यू होती, सपोज करो यहाँ पर एक 5 होती, ठीक है ना। तो आपकी जो मिडिल वैल्यू बननी थी वो 3 बन जानी थी, ठीक है ना। आपकी मिडिल वैल्यू क्या बन जानी थी? 3 बन जानी थी। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यार माइट भी पॉसिबल आपका इस वैल्यू को छोड़ के यहाँ पर मैं 2 लिख दूं, ठीक है ना। इस वैल्यू को छोड़ के मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, क्या हो जाएगा आपका? वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप नोट कर रहे हो, यहाँ पर भी अगर आप चीजों को नोट कर रहे होगे ना, तो सेम वही चीज बनती है। सेम क्या चीज बनती है कि जो हमने मीन के अंदर देखा था, ठीक है ना। ये देखो, जितनी भी नंबर ऑफ जिसे कहते हैं ना, आपकी ऑकरेंस ज्यादा होती जा रही है, उस नंबर की उतनी ज्यादा आपकी वो बढ़ती जा रही है, उस चीज की सेंट्रल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है ना। ये एक हाई इम्पैक्ट डाल देती है सेंट्रल टेंडेंसी इस चीज के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, आखिरी चीज आती है मोड। मोड जो है ना, वो बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम मीडियन एंड मोड, और सॉरी फ्रॉम मीडियन एंड मीन। इसके अंदर ना सिंपली ये होता है कि आपकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है ना, वो कंसिडर होती है, ठीक है ना। यानी कि जितने भी सबसे ज्यादा रिपीटेटिव वैल्यू आई है ना, वो चीज यूज होगी। लाइक, अब मुझे बताओ, सपोज करो कि एक क्लास है जिसमें मैं हूँ, मुतीब है, और सपोज करो एक और क्लास में एक लड़का है, सपोज करो शान एक लड़का है, ठीक है ना। हम 3 लड़के हैं। 4 दफा से मुतीब टॉप कर रहा है, 2 दफा से मैं टॉप कर रहा हूँ, 1 दफा शान ने टॉप किया। बताओ अगली क्लास का सीआर या अगली अगली क्लास में अवार्ड जो है वो किसको मिलेगा? जहरी सी बात है, मुतीब को मिलेगा, ठीक है ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि हाईएस्ट ऑकरेंस किसकी है? मुतीब की है, ठीक है ना। तो हम अक्सर हाईएस्ट ऑकरेंस भी देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑकरेंस भी क्या बन जाती है कभी कभार? आपकी सेंट्रल टेंडेंसी बन जाती है। सपोज करें अब ये सेंट्रल टेंडेंसी कैसे बनती है? आप कहोगे कि यार सबसे ज्यादा ऑकरेंस तो एंड पर भी आ सकती है, ऐसी है ना। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। सपोज करें आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, यानी कि लाहौर के अंदर तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। आपका दिल करे तो आप एक हल्के फुल्के रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, जहां पर आपकी, सपोज करें आपने कॉफी पीनी है। आप एक ऐसी जगह गए हैं जहां पर कॉफी की प्राइस सपोज करें 50 रुपीज है। एक जगह है जहां पर प्राइस तकरीबन 200 रुपीज है, और एक जगह प्राइस आपकी 5,000 रुपया है। मुझे बताएं कि आप किस वाली में जाएंगे? सारी अपनी अपनी जरा प्रेफरेंस हो, यहीं पर एक डाटा क्रिएट हो जाएगा। पर्सनली आप
अब ये ना मुझे कह देना कि यार महीने का एंड चल रहा है तो हम जी 50 रुपए वाली पे जाएंगे, जरा थोड़ा सा रियलिस्टिक जवाब देना मुझे। सवाल दोबारा, मुझे पहले ही उम्मीद थी आपसे ये, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बकाया आप दोनों बताओ, आमना और अलीजा और वो मायरा भी थी मेरे ख्याल में क्लास में, है ना? मैं देखूं मायरा है कि नहीं है। ठीक है, मायरा भी है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि अगर आप कॉफी प्लेस चूज करेंगे तो कौन सी करेंगे, 50 रुपए वाली, 200 रुपए वाली, या फिर 5,000 रुपए वाली? शाबाश। ठीक है। और आमना जरा जल्दी जवाब दे दो भाई। अच्छा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि सपोज करें आपने कॉफी पीनी है, तो तीन जगहें हैं। एक जगह है जहाँ पर 50 रुपए की कॉफी मिलती है और आपको पता है कि फिर वो जगह कैसी होगी, ठीक है ना? लाइक उसका एम्बियंस वगैरह, उसका टेस्ट वगैरह, और उसका सारा कुछ किस तरह का होगा, ठीक है ना? एक है कि आपका 200 रुपए की कॉफी मिलेगी, और एक है कि आप 5,000 रुपए वाली कॉफी भी पी सकते हैं, ठीक है ना? तो आप कहाँ की कॉफी प्रेफर करेंगी? रियलिस्टिकली बात करनी है, ये नहीं कि अब्बू अब्बा जी के पास अन्य वाह पैसा तो 5,000 रुपए वाली ही पीनी है। रियलिस्टिकली बात करें तो कौन सी वाली प्रेफर करेंगी आप? 5,000 रुपए वाली, 200 रुपए वाली, या 50 रुपए वाली? 200 रुपए वाली। अब जरा यहाँ पर आंसर्स देखिए, कितने 200 रुपए वाले आंसर्स थे? तीन। तो अगर कंसीडर किया जाए तो मैंने वैल्यूज क्या बताई थी आपको? 50, 200, ठीक है ना, और 5,000। मिडल वैल्यू कौन सी है? 200। और हाईएस्ट ऑकरेंस कितनी है? कितने लोगों ने कहा है कि 200 रुपए वाली कॉफी पियेंगे? तीन लोगों ने कहा है। तो ये मोड का केस आ गया, ठीक है ना? कभी कभार आप सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना, वो मोड के जरिए भी चूज कर लेते हो, जहां पर बहुत लाइकलीहुड होता है कि वैल्यूज जो है ना वो मिडल की ही होंगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट है ना, वो यहाँ पर खत्म होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस मैंने आपको बताया था कि आपका डाटा का स्प्रेड कितना है, ठीक है ना? मैं थोड़ा वापस ऊपर आता हूँ आपको यहाँ पर लेकर, ठीक है ना? मीन जो होता है ना, मीन आपका हमेशा, ये जो कर्व बन रहा है ना, ये कर्व ये किधर है? उस कर्व का जो मिडल पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा? मीन होगा, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि आपका मीन और आपका जो मीडियन है वो सेम हो। आई रिपीट, कि आपका मीन और मीडियन हमेशा सेम नहीं हो सकता। हाँ, आस पास हो सकता है, मगर एक जैसा नहीं होगा इन एवरी केस, याद रखना आपने, ठीक है ना? क्योंकि देखो, हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी बनी है कोई, ठीक है, एक इस तरह की कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनी है। अब इस लिहाज से मीडियन यहाँ पर बन रहा है मगर आपका मीन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना? ये देखो, ये आपका मिडिल वैल्यू यहाँ पर बननी चाहिए, मगर आपका मीन कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। सपोज करे कि आपका बड़ा ही कोई परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, कोई वो है। अब देखें, मीडियन भी यहाँ पर बन रहा है और इसका मीन भी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना? तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आपका मीडियन और मोड एक जैसे ही हो। अच्छा, क्या आप इसको लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड कहोगे? नहीं यार, आप इसको लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड नहीं कहोगे। लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड होता है कि बिल्कुल जो आपकी ऑकरेंस है ना वो एक तरफ चली गई है, बिल्कुल साइड लग गई है, ठीक है ना? लाइक आप ये कह सकते हो कि जी क्लास में 0 वाले बच्चे भी हैं और 100 वाले बच्चे भी हैं, मगर ज्यादातर क्लास में लाइक बच्चे हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यूं करके बनेगा कि जो लाइक वाले होंगे ना, लाइक वाले की तरफ ज्यादा ऑकरेंस है बजाय के ना लाइकों की तरफ, ठीक है ना? मगर इससे अंदर ये नहीं कह सकते कि आपके सारे बच्चे टॉपर बन गए हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ये आपकी स्टैट्स है, स्टैट्स को जब समझोगे ना तो फिर मजा भी आएगा, ठीक है? अच्छा, ये तो होगी सेंट्रल टेंडेंसी की बात। अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेरिएंस की या वेरिएशन की। वेरिएशन होती क्या है, ठीक है ना? वेरिएशन ये होती है कि आपका डाटा का ना स्प्रेड कितना है। डाटा के स्प्रेड से मुराद ये है कि देखो, आपका डाटा खाली इस एरिया में है, या आपका डाटा जो है वो इस एरिया में है, ठीक है ना? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? लाइक आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना?
अब याद रखने एक चीज, जितना आपका डाटा, आई रिपीट, जितना आपका डाटा स्प्रेड में होगा ना, उतना मीन उसका कम होगा। पता क्यों? क्योंकि देखो, जरा इस चीज को देखो। आपने कहा कि जी सपोज करो कि सारे बच्चे तकरीबन तकरीबन 50 नंबर लेकर आ रहे हैं। 50 जारी सी बात है यहाँ पर बनता है ना, 0 की 100 की रेंज के अंदर। आपने कहा है कि ज्यादातर बच्चे जो है ना वो 50 के अंदर लेकर आ रहे हैं, या कह लो कि एक बच्चा, एक बच्चे ने 0 लिया, एक बच्चे ने 100 लिया, और बाकी जितने भी बच्चे थे ना, सपोज करो क्लास में अगर 10 बच्चा है तो 8 बच्चे बचते हैं, ठीक है ना। तो सारों के सारों का जो ग्राफ होगा ना वो कुछ यूं करके बनेगा, ऐसे ही है। यहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आएंगे, जरी सी बात है। इस एक्सिस के ऊपर आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो आपके एक स्टूडेंट ने 0 नंबर लिया, और आपके तकरीबन 50, सॉरी 50 कह रहा हूँ, 8 स्टूडेंट्स ने तकरीबन इतने नंबर लिए, ठीक है। अब सपोज करें आप कहते हैं कि यार जो हमारा डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो थोड़ा इस तरीके से है कि क्लास में ना लोगों ने 0 भी लिए, लोगों ने 20 भी लिए, लोगों ने 10 भी लिए, लोगों ने जी 50 भी लिए, और यानी कि ना सेम, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबने ही 50 ले लिए। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है। तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी ना वो थोड़ा सा यूं करके बनेगी, सॉरी, थोड़ा सा यूं करके बनेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हर बच्चा तो अब 50 नंबर नहीं ले रहा, नंबर ऑफ बच्चा भी तो कम हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ बच्चे भी तो कम हो रहे हैं ना। यहाँ पर तो क्या आपका केस था कि 8 के 8 बच्चों ने 50 नंबर ले लिए। मगर अब क्या है, जहरी सी बात है, बच्चे कम हो गए हैं। बच्चों ने 10 भी लिए हैं, बच्चों ने 5 भी लिए हैं, बच्चों ने 30 भी लिए हैं। तो ये आपकी नंबर्स की लाइन जा रही है और ये आपकी बच्चों की लाइन जा रही है, ठीक है ना। जितना आपका ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है, इसका मतलब है कि उतने ज्यादा बच्चों ने उतने ज्यादा नंबर लिए हैं, जिस एरिया को वो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि जब आपकी वेरिएंस ज्यादा होती है ना, तो आपका हमेशा मीन कम हो जाता है, और जब आपकी वेरिएंस कम होती है तो आपका जितने भी जो डाटा का स्प्रेड होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा होता है। अब यहाँ पर जरा डाटा का स्प्रेड देखो कितना था। यहाँ पर डाटा का स्प्रेड सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का था, पर यहाँ पर डाटा का स्प्रेड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये इस चीज को भी जरा मद्देनजर रखें, ठीक है। बेनिफिट्स, इन सेंस बेनिफिट से क्या मुराद, आप किस टाइप के बेनिफिट्स की बात कर रहे हो वैसे? जाहिर सी बात है यार, इसके बेनिफिट, लाइक इसके आपको बेनिफिट्स नहीं होंगे। आपको डाटा की तरफ देखना है कि लाइक डाटा का रुझान किस तरीके से है, या डाटा का रुझान किस तरफ है। सपोज करो, चलो मैं आपको एज अ डाटा एनालिस्ट की जॉब देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार आपने ना एक काम करना है, ये डाटा देखो, ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखो, और इसको देख के बताओ कि मुझे अपना कोर्स मुश्किल करना चाहिए या आसान करना चाहिए। सपोज करो आपके पास दो ग्राफ्स हैं, ये दो ग्राफ है। एक ग्राफ है बिल्कुल यूं करके, ठीक है ना, ये 50 नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मतलब है कि ज्यादातर बच्चों ने 50 नंबर लिए हैं, और फिर आराम आराम से बच्चे 100 तक जा रहे हैं, ठीक है ना। एक है आपका बिल्कुल यूं ग्राफ है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों ने 0 भी लिए हैं और 100 भी लिए हैं, यानी कि इक्वली इक्वली डिवाइडेड बच्चों ने, जैसे कहते हैं ना, लिया है। बच्चों ने 100 भी नंबर लिए हैं, बच्चों ने 50 भी लिए हैं, बच्चों ने 10 भी लिए हैं। यहाँ पर ज्यादातर बच्चों ने 50 नंबर लिए हैं, और फिर कम बच्चे कम होते जा रहे हैं जो कि 100 ले रहे हैं। एक ग्राफ है बिल्कुल यूं करके, ठीक है ना, कि बच्चों ने 0 कम लिया और 100 ज्यादा लिया, ठीक है ना। और एक ग्राफ बिल्कुल यूं करके है, ठीक है ना। अब मुझे एक एक ग्राफ को देख के आपने ये बताना है कि मुझे अपना कोर्स मुश्किल करना चाहिए या आसान करना चाहिए। पहले ग्राफ को देख के बताओ कि मुझे अपना कोर्स मुश्किल करना चाहिए, यानी कि एक टीचर को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल करना चाहिए या आसान करना चाहिए, पहले ग्राफ को देखते हुए। फर्स्ट सेकंड कोर्स नॉर्मल कर दो, थर्ड का मुश्किल करो, फोर्थ का आसान कर दो। ठीक है, ठीक है, आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। फर्स्ट का आपने बताया नहीं मुझे।
फर्स्ट के लिए क्या करना चाहिए मुझे? फर्स्ट का आई थिंक आसान। हाँ ठीक है, फर्स्ट का आसान कर देना चाहिए। क्यों? यानी कि थोड़ा सा जरा आसानी लेके आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर बच्चे ना 50 के ऊपर अटके हुए हैं। हमें मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हम जो कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास कर सके, ठीक है ना। तो हमें डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से लाना है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास कर सके, या ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 100 की तरफ ला सके, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जाहिर सी बात है, हमारा जो कर्व है, या जो हमारा जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है। इसमें बच्चों ने ज्यादा भी लिया नंबर, कम भी लिया नंबर, तो हम इसको ऐसे के ऐसे ही रहने दे सकते हैं। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा जरा अ, आसानी और पैदा कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, हमारे पास अगर गौर किया जाए तो इस एरिया में भी बहुत सारे बच्चे हैं। देखो ना, 0 से 50 की रेंज के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि, खैर अभी सपोज को छोड़ो, ठीक है ना। तो इस पार्ट के लिए तो ठीक है, ये पार्ट तो ठीक है, इतना जो एरिया ये तो ठीक है, मगर इतना पार्ट जो 50 से बच्चा कम नंबर ले रहा है, इनको इनके लिए भी तो कुछ करना है ना। तो हम अगर आसानी कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। एटलीस्ट इसके अंदर बच्चे फेल तो नहीं हो रहे ना, एटलीस्ट इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बच्चे फेल नहीं हो रहे। और अगर हो भी रहे हैं तो बहुत कम पोर्शन हो रहा है। यानी कि हमारा इस डाटा का स्प्रेड इतना है, और इस डाटा का स्प्रेड इतना है, तो देखो कितना फासला बनता है। कहाँ इसको देख लो और कहाँ इसको देख लो, तो बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, अब इसकी बात की जाए तो यार यहाँ पर तो मुश्किल ही है कि कोई पास हो रहा हो, ओ सॉरी कोई फेल हो रहा हो। तो इस टाइप की चीजें होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो कहते हैं ना, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना जरा ऊपर जो मैंने बातें की तीन चार, रेंज किसे कहते हैं? रेंज कहते हैं कि आपकी मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान जो होता है ना, उसको हम रेंज कहते हैं। मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के दरमियान की चीज को हम रेंज कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैंने देखना है ना कि यार मेरे डाटा की रेंज क्या है, मेरा डाटा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है। लाइक अगर आपने मुल्क की अमीरी और गरीबी देखनी है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे मुल्क के गरीब तरीन बंदे से, ठीक है ना, और फिर आप जाओगे अमीर तरीन बंदे तक। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि यार आपके डाटा का दुरानिया कितना है, यानी कि लोगों के क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता चलेगा। चलो, मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट बात हमारे पास आ जाती है वेरिएंस। वेरिएंस किसे कहते हैं? वेरिएंस कहते हैं कि एक डाटा पॉइंट का ना दूसरे डाटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस कितना है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ पूरी बात को। एक डाटा पॉइंट का दूसरे डाटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस कितना है, यानी कि एक एंट्री का दूसरी एंट्री के साथ डिस्टेंस कितना है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है ना। और द लास्ट थिंग इज, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो कितना मीन के पास है या कितना मीन से दूर है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इस चीज को काउंट करता है। अब यहाँ पर जरा मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये वाला, मैंने थोड़ा सा इसको रेड कर देता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा जरा इसको रेड कर दिया। मुझे बताएं कि ये जो रेड वाला ग्राफ मैंने बनाया है, इस रेड वाले ग्राफ में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी या इसके अंदर डेविएशन ज्यादा होगी? ब्लैक वाले ग्राफ में स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगी या रेड वाले ग्राफ में स्टैंडर्ड डेविएशन होगी ज्यादा? याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं किसे हैं, कि आपका जो डाटा है ना, डाटा वो मीन के कितना करीब है। यहाँ पर देखो, डाटा मीन 2 मिनट ब्लैक करने को। यहाँ पर देखो, ज्यादातर डाटा जो था वो था ही आपका मीन के करीब करीब। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, यहाँ पर, हाँ, आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, यहाँ पर बहुत कम थी, इसलिए आपका मीन ज्यादा है। अब यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो गई है, तो आपका मीन कम हो गया। यही बात मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना। अब आप जहां मर्जी चले जाएं, जो मर्जी कर लें, आज आपको जो चीज समझ आ गई है ना, वो आपको स्टैट्स में तो एटलीस्ट कोई नहीं बताने वाला, खैर, मगर एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा आगे चल के कि यार जो हमने पीछे पढ़ लिया ना, ये आपको मशीन लर्निंग में बहुत काम आएगा। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट जितने बताए हैं ना, इसको भूलना ना काइंडली, क्योंकि अगर इन चीज़ों को भूलने लग जाओगे ना तो फायदा कुछ नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैंने आज सोचा हुआ था कि आपको जो लेक्चर देना है ना वो डाटा टाइप्स के ऊपर देना है, मगर यहीं पर इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मुझे बताएं कि आज के लिए इतना काफ़ी है या फिर आगे पढ़ना है। यार इसके ना फिजिकली मेरे पास हैंड हैंड रिटन नोट्स नहीं है। मैंने असल में नोट्स जो शेयर करने भी है ना, तो वो मैंने अपने जो वो हैं कोड्स हैं, मैंने अपने कोड के नोट्स शेयर करने हैं सारे, ठीक है ना। तो मेरे पास ये लिखी हुई फिजिकल यानी कि ना थ्योरी के ऊपर आपको पता मैंने जरा ध्यान देना भी नहीं था ये तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको आइडिया नहीं था, इसलिए फिर मैंने ये चीज़ कर ली थी। मेरे पास इस वक्त कोई वो नहीं है, इसके नोट्स नहीं पड़े हुए। लाइक कभी मैंने जिंदगी में बनाए नहीं इस चीज़ के नोट्स। यही है कि मैंने इसलिए कहा था कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना कि आज की जितनी भी चीज़ें बताता जाऊंगा ना उसको नोट कर लेना, वो इसलिए कहा था बस। तो मुझे बता दें आज के लिए इतना काफ़ी है या फिर आगे चलें, क्योंकि अगला जो टॉपिक है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अंदर मैंने सारा का सारा डाटा क्या होता है, डाटा का सारा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, डाटा क्या है, डाटा क्यों है, डाटा का स्ट्रक्चर क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। ठीक है जी, कल सुबह यूनिवर्सिटी भी है तो आप आराम कर लें। मेरी भी सुबह यूनिवर्सिटी है खैर से। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसे कहते हैं ना हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना, कि डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डाटा के अंदर चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर जिसे कहते हैं ना